नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पुस्तक से टॉप 25 एमसीक्यूज़ जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सुपर टेट, सी टेट, राजस्थान टेट से संबंधित होंगे। और इन सभी एग्जाम्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगातार धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए इस सीरीज को चलाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में मददगार होगी। और इससे संबंधित और भी सीरीज़ हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज पर डाल दी गई हैं। अगर आप अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध राज्य की कभी राजधानी नहीं रहे थे? यानी जितने भी शासन हुए उस पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश, लेकिन मगध की राजधानी नहीं थी। तो राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, लेकिन श्रावस्ती कभी नहीं रही थी। इसलिए सी ऑप्शन इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, उसकी पहचान करनी है। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि लगातार अभियान करने के बावजूद जो है कि सिकंदर की सेना थोड़ा थोड़ा थक गई थी एक तरीके से, इसलिए वो आगे जाने के लिए समर्थ नहीं थी एक तरीके से। इसीलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मगध के ही निकट वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी, चंपा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, वैशाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, उसकी पहचान करनी है। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि एक ही शासक नहीं बल्कि सभी शासक मिलकर एक गढ़ का निर्माण करते थे। और बुद्ध और महावीर की एक विशेषता यह भी है कि दोनों ही गढ़ से संबंधित थे और दोनों ही क्षत्रिय वंश से भी संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, गुप्त वंश ने। अगले प्रश्न की ओर चलें। दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जैन ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ या ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ये बौद्ध ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, ये बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का क्या नाम था? सुनीध, चेटक, वस्यकार या जीवक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वस्यकार को उसने भेजा था और जीवक एक राजवैद्य थे। अगले प्रश्न की ओर चलें। एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, उसकी पहचान कीजिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर हम औरतों वाले स्टेटमेंट की बात करें तो आपने जो यूनानी शासक थे या एथेंस के एक तरीके से विचारक अरस्तु का नाम सुना होगा। और अरस्तु ने अपनी नागरिकता में शिल्पकारों, दासों, बच्चों और महिलाओं को शामिल नहीं किया है। तो ये उन्हीं का एक विचार था एक तरीके से, या वहाँ के शासकों पर अरस्तु के विचारों का भी प्रभाव था। इसीलिए उन्होंने शायद औरतों को वहाँ पे नागरिकता का दर्जा नहीं दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलें। बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? बहुत आसान प्रश्न है। पहली बार जहाँ उपदेश दिया गया था वो जगह थी सारनाथ, और सारनाथ में ही सबसे पहला स्तूप का निर्माण किया गया था। और जो स्तूप है वहाँ पे, उस स्तूप का नाम है धमेक स्तूप। किस नाम से जाना जाता है? धमेक स्तूप के नाम से वो जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं, उनकी पहचान कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा को बताया था।
उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैन सिद्धांत के अनुरूप पूछ रहा है। अहिंसा का पालन करना, बिल्कुल सही है। किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए, यह दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी। जैन धर्म के लोग बहुत ही कड़े नियम का पालन करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि वो अक्सर अपने मुंह पे एक कपड़ा बांधे रहते हैं जिससे बाहर के जीवाणु उनके शरीर में ना जाएं, इससे जीवाणुओं की मृत्यु नहीं होगी। इवन कि वो तो कृषि करने पे भी पाबंदी लगाते हैं कि अगर आप खेती किसानी करेंगे तो ज़मीन में जो कीड़े होते हैं या जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी और वो किसी भी प्रकार के पाप या जीवों की हत्या करने के विरोध में होते हैं। इसलिए सामान्यतः जैन के जो नियम होते हैं जैनियों के, वो काफ़ी कड़े माने जाते हैं, जिसको एक सामान्य गृहस्थ आदमी अपना नहीं सकता है, क्योंकि गृहस्थी में ये सारी घटनाएं होंगी, तो ऐसे में जैन धर्म को अपनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे और इसकी व्याख्या भी की जा रही है, क्योंकि जो प्राकृत भाषा थी वो सामान्य जनमानस की भाषा थी। जैसे आज वर्तमान में हिंदी एक तरीके से भारतीय जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, वहाँ पे हिंदी बहुत ही सामान्य भाषा होती है, जिसमें कोई भी बात करता है तो सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है। उसी तरीके से सामान्य जन की भाषा प्राकृत थी, जिसमें सभी उपदेश जो है कि सामान्य जनता समझ लेती थी, इसीलिए शायद वो ज़्यादा जुड़ सकी थी उस धर्म से। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, यानी 3 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, उसकी पहचान करनी है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, यह भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, यह भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ऐसा नहीं है। विवाहित स्त्रियों को सामान्यतः अपने पति या अपने ससुराल के पक्ष से सहमति लेनी होती थी। यहाँ पे विवाहित वर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि विवाह होने के पश्चात वो अपने पति या अपने ससुराल के अधीन हो जाती थी, तो उनका निर्णय ही सर्वोपरि माना जाता था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत कहा गया है यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर चलें। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। जरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उस पर भी हमें बताना है। विहार बौद्ध भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, यह भी बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ आश्रम व्यवस्था है और उसका उद्देश्य जो मिलान करना है। ब्रह्मचर्य की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही कि सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। अर्थात ये जो है कि 0 से लेके, अर्थात पहले अवस्था से लेके 25 वर्ष तक की अवस्था के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। फिर 25 वर्ष के पश्चात जब जो विद्यार्थी होता है, जब वो शिक्षा ग्रहण करके वापस आता है अपने घर, तो उसकी फिर शादी विवाह कर दिया जाता है, जिससे वो अपने पत्नी के साथ सांसारिक सुखों को प्राप्त करके आगे की जीवन प्रक्रिया में शामिल होता है। तो गृहस्थ जीवन में क्या हो जाएगा, विवाह करके गृहस्थ जीवन में रहना, जो 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक होती है। फिर वानप्रस्थ में अगर हम बात करेंगे तो अपने परिवार की जो मोहमाया होती है, दुख चिंता है, सबको छोड़कर जंगल में रहकर साधना करने लगना, जो 50 वर्ष से 75 वर्ष तक रहेगी। और सन्यास में होता है सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, यानी जीवन की जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उन सबको त्याग कर एक अलौकिक जीवन की ओर जो है कि आगे बढ़ना, मोक्ष की ओर रास्ता बनाना। तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई व्याख्या सही नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि एक जगह पतियों द्वारा किए गए आश्रम की बात हो रही है और दूसरे में प्रायः वेद पढ़ने की बात हो रही है। तो दोनों में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं बैठती है, इसलिए स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों या चर्चाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी।
निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। डी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। किसानों के लिए जैन धर्म के नियम का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। इसी की मैंने व्याख्या भी की थी इससे पहले। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे शिक्षाएं मिलती हैं, न कि जैन धर्म की। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे गलत माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में विचार कीजिए और सत्य कथनों की पहचान कीजिए। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की, जो संस्कृत भाषा की रचना है, और यह संस्कृत भाषा की सबसे प्रथम रचना भी है, जिसका सही क्या हो जाएगा? व्याकरण। क्या होगा? पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसको हम कहते हैं, व्याकरण से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलें। जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया है? जैन अनुयायियों, बौद्ध अनुयायियों, विदेशी यात्रियों या दरबारी कवियों? तो देखिए, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है, और जो कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के थे, इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि बौद्ध के अनुयायियों द्वारा महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं को जिस पुस्तक में संकलित किया गया, उसको जातक कथा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? मौर्य साम्राज्य पूछ रहा है, न कि मगध। बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरीके से प्रधान क्या कह देंगे हम उसको, जो सलाहकार थे, तो उनको चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो अष्टाध्यायी तो अभी हमने पढ़ा कि ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और पहला ग्रंथ है संस्कृत भाषा में। कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई थी वो अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई थी, और जो सामान्यतः अर्थशास्त्र की पुस्तक अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इनका सही वंशानुक्रम ढूंढना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, या अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, या बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक, या चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक? इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अगले प्रश्न की ओर चलें। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, सांची? बहुत आसान प्रश्न है ये, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पाटलिपुत्र की अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो उसकी स्थापना किसने की थी? उदयन नाम के शासक ने की थी, जो कौन था? मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश से ही संबंधित था। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और मौर्य साम्राज्य की राजधानी ही बनाया था। तो ये थे आपके टॉप 25 MCQs। चलिए मिलते हैं हम आपको इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद।